प्रशासन का एक्शन लगातार जारी है। रामनगर के कॉर्बेट में आज फिर बुलडोजर चला है तो ढेला रेंज में एक और अवैध मजार तोड़ी गई है, तो वहीं अतिक्रमण हटाकर कॉर्बेट प्रशासन ने यहां भी बोर्ड लगा दिया है। इसी हफ्ते पार्क क्षेत्र में दर्जन भर मजारें ध्वस्त की जा चुकी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और ये तस्वीरें भी आप देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें रामनगर से, जहां पर प्रशासन का बुलडोजर यहां पर भी गरजा। इससे पहले भी कई अवैध मजारों को ध्वस्त किया जा चुका है और वही एक्शन लगातार जारी है। रामनगर के कॉर्बेट में आज फिर बुलडोजर चला, ढेला रेंज में एक और अवैध मजार तोड़ी गई, तो वहीं अतिक्रमण हटाकर कॉर्बेट प्रशासन ने यहां भी बोर्ड लगा दिया है। इसी हफ्ते पार्क क्षेत्र में दर्जन भर मजारें ध्वस्त की जा चुकी है। देखिए, इससे पहले भी कई मजारों को ध्वस्त किया जा चुका है। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर उस दौरान की जब कार्रवाई की गई थी, पुलिस बल भी यहां पर बड़ी संख्या में तैनात किया गया। दूसरी तस्वीर आप देखिए, ये आपको दिखा रहे हैं 14 मई को जब एक्शन लिया गया था, तो लगातार कई महीनों से ये एक्शन जारी है। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस पर नजर बनाए हुए हैं और लगातार इस तरह की कार्रवाई और एक्शन देखने को मिल रहा है, जहां अतिक्रमण किए हुए स्थानों पर बुलडोजर चलाकर इसे अतिक्रमण मुक्त भी कराया जा रहा है। तो देखिए, कई मंदिर भी इससे पहले तोड़े गए, मजारों को भी तोड़ा गया और इसके अलावा जो अवैध रूप से कब्जा किया गया था लोगों की तरफ से, उसे भी हटाया जा रहा है। तो दो तस्वीरें आप देखिए, आपको दिखा रहे हैं आज सुबह की पहली तस्वीर, जब बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी पहुंचे, वन विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे और इसी दौरान यहां से कॉर्बेट पार्क की ये तस्वीरें हैं जहां से अवैध मजार को हटाया गया। दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं 14 मई की है, जब अवैध मजार पर बुलडोजर चला था और वन विभाग की कई एकड़ जमीन जो कि कब्जा कर यहां पर मजारें बनाई गई थी और अवैध रूप से कब्जा किया गया था, जिसको अब हटाने की कार्रवाई लगातार जारी है। तो रामनगर से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां आज एक बार फिर से प्रशासन का बुलडोजर चला है। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए, ढेला रेंज में आज एक बार फिर से अवैध मजार को तोड़ा गया। और ज्यादा जानकारी के साथ में सुनील प्रभात फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुनील, तस्वीरें हम देख रहे हैं एक्सक्लूसिव, जब प्रशासन का बुलडोजर चला और अवैध अतिक्रमण को हटाया गया, और क्या ज्यादा जानकारी आपके पास? देखिए, कॉर्बेट में इसी हफ्ते पहले भी 10 से 12 मजारें तोड़ दी गई थी जो फॉरेस्ट लैंड पर काबिज थी। अब कॉर्बेट की ढेला और मोरघट्टी रेंज में आज सुबह सुबह 2 और मजारों को तोड़ा गया। इसके अलावा ढेला में एक मंदिर भी था जो कॉर्बेट के पार्क के अंदर बना हुआ था, उसको भी ध्वस्त कर दिया गया। कॉर्बेट प्रशासन का कहना है कि तमाम कॉर्बेट एक रिजर्व एरिया है, वहां पर जितने भी मजारे हैं उनको एक एक करके ध्वस्त किया जाएगा। इसके साथ ही पूरे प्रदेश भर में मजारों को तोड़ने का यह अभियान लगातार जारी है। खासकर हरिद्वार में भी 40 नई मजारें चिन्हित की गई हैं जो प्रशासन के संज्ञान में आए हैं। इन सभी को नोटिस सर्व कर दिया गया और यदि नोटिस का संतोषजनक जवाब नहीं आता तो अगले कुछ दिनों में हरिद्वार में भी एक बार फिर से बड़े पैमाने पर यह अभियान चलाया जाएगा। जी, तो मुख्यमंत्री लगातार इस पर नजर बनाए हुए हैं और साथ ही लगातार एक्शन भी जारी है। आगे भी कुछ ऐसी तस्वीरें देखने को मिलेगी। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया सुनील आपका। उत्तर प्रदेश की राजनीति में समाजवादी पार्टी ने मुस्लिम यादव फॉर्मूले के साथ कई बार सरकार बनाई, लेकिन साल 2014 के बाद से पार्टी सभी बड़े चुनाव हार रही है। इस बार जब नगरीय निकाय चुनाव के भी परिणाम सामने आए तो अखिलेश को बड़ा और तगड़ा झटका लगा है। तो दूसरी तरफ मौलाना और मौलवी का कहना है कि मुसलमानों ने अब समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ दिया है। तो देखिए, समाजवादी पार्टी के लिए एक बड़ा झटका इसे कहा जा सकता है। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या अखिलेश यादव से मुस्लिम नाराज हैं? तो देखिए, टीवी स्क्रीन पर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, अल्पसंख्यक वोट बैंक में अब समाजवादी पार्टी की पकड़ नहीं है। एक बड़ी सवाल ये भी, MY समीकरण आखिर क्यों फेल हो रहा है? क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि मुस्लिम वोटर्स का भी साथ देते हुए अखिलेश यादव नजर आए और मुस्लिम के पास में सपा से बेहतर क्या ऑप्शन है, ये भी एक बड़ा सवाल है। और दलित वोट बैंक में सेंधमारी नहीं हुई है। अभी देखिए, जो रिजल्ट निकलकर सामने आया उसको देखकर लगता है 2024 में आखिर अखिलेश की रणनीति क्या होगी, क्योंकि 2024 के चुनाव भी अब काफी ज्यादा नजदीक है। तो ऐसे में लगातार समाजवादी पार्टी को बार बार हार का सामना करना पड़ रहा है। तो ऐसे में अब हम कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी के लिए एक बुरी खबर और साथ ही ये आत्मचिंतन का भी विषय बन गया। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट भी आपको दिखाते हैं।
जिस वोट बैंक के दम पर अखिलेश यादव 2017 से चुनावी मैदान में हैं, जिसके बलबूते वो बीजेपी को चैलेंज देते रहे, वो वोट बैंक अब समाजवादी पार्टी के हाथ से फिसल चुका है। वो MY समीकरण अब फेल साबित हो रहा है, जिसने कभी अखिलेश यादव को यूपी की गद्दी पर बिठाया था। यानी वो मुस्लिम समाज अब समाजवाद नहीं बल्कि विकासवाद का स्वाद चखने के लिए अपना मूड चेंज कर चुका है और समाजवादी पार्टी को बहुत हद तक छोड़कर एक नए विकल्प की तरफ चल निकली है और इसके नतीजे हर जगह बहुत अच्छे आए हैं। और इंशाल्लाह आने वाले लोकसभा के इलेक्शन में भी समाजवादी पार्टी के खिलाफ इस तरीके से मुहिम चलती रहेगी और आते आते 2024 में समाजवादी पार्टी हाफ हो जाएगी। भले ही लखनऊ में समाजवादी पार्टी के ऑफिस में कार्यकर्ताओं की भीड़ लगी हो, लेकिन इस भीड़ को पता है कि वो दौड़ अब खत्म हो चुका है। जब मुसलमान सिर्फ अखिलेश को ही अपना नेता मानते थे, क्योंकि चुनावी परिणाम अब इसकी गवाही दे रही है। 2014 लोकसभा चुनाव एसपी को सिर्फ 5 सीटें मिली। 2017 विधानसभा चुनाव 47 सीटों पर समाजवादी पार्टी सिमट गई। 2019 लोकसभा चुनाव एसपी को सिर्फ 5 सीटें मिली। फिर 2022 का विधानसभा चुनाव समीकरण फेल हो गए। रामपुर आजमगढ़ उपचुनाव में एसपी की हार हो गई। मुस्लिम बाहुल्य सीट स्वार में भी करारी हार हुई। अखिलेश यादव 2017 से जीत के लिए हर पैतरा आजमा लिए, छोटे छोटे दलों से गठबंधन कर लिए, लेकिन उनका MY समीकरण कहीं काम नहीं आया और कुछ ऐसे ही परिणाम निकाय चुनाव में भी जब सामने आया तो हार स्वीकारने की जगह बीजेपी पर ही हमलावर हो गए। आदरणीय नीतीश कुमार जी, आदरणीय ममता बनर्जी जी, KCR साहब और बहुत सारे दल इसी कोशिश में हैं कि कोई रास्ता निकले और जो दल जहां मजबूत है उस दल के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। समाजवादी पार्टी जिस MY यानी मुस्लिम यादव समीकरण के आधार पर सत्ता में आई, वो समीकरण लगातार 9 सालों से ध्वस्त होता नजर आ रहा है। इस बार सपा ने MY के साथ दलितों को भी जोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो दलितों को भी अपनी तरफ करने में नाकामयाब हो गए और मुस्लिम के साथ ही दलित वोट बैंक भी अब बीजेपी की ओर शिफ्ट हो गया। समाजवादी पार्टी जिस MY यानी मुस्लिम यादव समीकरण के आधार पर सत्ता में आई, वो समीकरण भी पिछले 9 सालों से ध्वस्त होता नजर आ रहा है। इस बार समाजवादी पार्टी ने मुस्लिम यादवों के साथ दलितों को भी जोड़ने की कोशिश की, लेकिन सपा की ये कोशिश भी नाकामयाब हो गई, जिसके चलते अब दलितों के साथ मुस्लिम वोट बैंक भी भाजपा से जुड़ता नजर आ रहा है। अब अखिलेश यादव की नजर 2024 पर जा टिकी है और एक बार फिर वो उसी समीकरण के साथ मैदान में उतरने की तैयारी में है, जिसमें वो बार बार फेल साबित होते रहे। लेकिन अब भी वक्त है। अगर अखिलेश बीजेपी के सामने खुद को साबित करना चाहते हैं तो रणनीति में बदलाव करना होगा। MY के इतर नया समीकरण तैयार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। दो 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए यूपी से लेकर नोएडा तक और काशी में भी मंथन जारी है, लेकिन 80 में से 80 सीटों को जीतने की तैयारी भी देखी जा रही है। तो 2014 और 2019 में प्रचंड बहुमत की सरकार को एक बार फिर से दोहराने के लिए भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में सभी 80 सीटों पर जीतने के प्लान से काम कर रही है, जिसके लिए क्षेत्र से लेकर मंडल और साथ ही जिला स्तर पर भी बैठकों का दौर जारी है। तो आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने तैयारी पूरी कर ली है और ऐसे में लगातार बैठकें भी हो रही हैं। अब देखिए कि नोएडा में भूपेंद्र चौधरी ने बैठक की थी और साथ ही मंथन भी किया गया। वाराणसी में काशी क्षेत्र में बैठक हुई। काशी काफी ज्यादा खास सीट मानी जा रही है और 18 मई को ब्रज क्षेत्र की बैठक भी होगी। ये बैठक काफी ज्यादा खास इसलिए मानी जा रही है क्योंकि 2024 को लेकर इसमें भी रणनीति बनेगी। अवध क्षेत्र की बैठक 19 मई को होगी। तो देखिए लगातार बैठकों का दौर भी जारी है। 20-21 मई को जिला कार्य समिति की एक मीटिंग होनी है जो काफी ज्यादा खास, और साथ ही 24 से लेकर 22 और 24 मंडल कार्य समिति की बैठक होगी, जिसमें 2024 को लेकर आगे की रणनीति बनाई जाएगी और कई सारे जो बड़े नेता हैं वो भी इस बैठक में शामिल होंगे। और इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट भी आपको दिखाते हैं।
मिशन 2024 के लिए सबका साथ सबका विश्वास का मंत्र अब सार्थक होने जा रहा है। 80-20 के फॉर्मूले को बदला जा रहा है और अब टारगेट 80 के पैटर्न पर मिशन को आगे बढ़ाया जा रहा है। चाहे अल्पसंख्यक हो या फिर बहुसंख्यक, हर वोट बैंक पर नजर रखी जा रही है और इसके लिए क्षेत्र से लेकर मंडल और जिला स्तरीय बैठकें हो रही है। नोएडा में भूपेंद्र चौधरी की बैठक, वाराणसी में काशी क्षेत्र की बैठक, 18 मई को ब्रज क्षेत्र की बैठक होगी। अवध क्षेत्र की बैठकें 19 मई को होगी। 2014 और 2019 में प्रचंड बहुमत की जीत के बाद 2024 के रण में टीम मोदी योगी अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ने के मकसद से काम पर लग गई है। क्षेत्रवार मंथन हो रहा है और 80 में 80 सीटें जीतने का प्लान भी सेट हो रहा है। मैं अब जन जन तक अपनी बात पहुंचाने का काम और अलग अलग ग्रुपों में बैठकर बातचीत करने का जो एक रूपरेखा है, उस रूपरेखा हम लोगों ने बनाई है और मुझे विश्वास है कि 2024 में हम अपनी सरकार का, मोदी जी के नेतृत्व में सभी कामों का रिपोर्ट कार्ड लेकर जनता के बीच में जाएंगे और उत्तर प्रदेश की महान जनता मोदी जी के नेतृत्व में हमें बड़ा जनादेश देकर केंद्र में सरकार बनाने का, मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाने का अवसर देगी। विरोधी दल मोदी लहर को रोकने के लिए एकजुट होने की तैयारी में है और कोशिश है कि बीजेपी को किसी भी हाल में रोका जाए। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का संदेश साफ है, हर समुदाय, हर वर्ग और हर उस अंतिम आदमी को साथ लाना है जो कभी बीजेपी के साथ नहीं थे, जिसे अब जमीन पर उतारा जा रहा है और हर वर्ग को साधने के लिए प्लान तैयार किया जा रहा है। हाँ, निकाय के बाद करीब करीब शुरुआत तो हो ही गई है 24 के, और भारतीय जनता पार्टी थोड़ा पहले से लगातार संगठन की पार्टी है, तो यहाँ कार्यकर्ता लगातार काम में लगे रहते हैं। तो अब निकाय चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव है, उसी की तैयारी करेंगे सब लोग मिलकर। ये 17 के 17 मेयर के सीट जीतने के बाद जब हम लोकसभा के लिए बढ़ेंगे तो उसके लिए इस चुनाव ने एक अच्छा मोमेंटम, पॉजिटिव मोमेंटम एक सेट किया है। और 24 तो वैसे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए वोट करने के लिए जब देश जाएगा तो मैं समझता हूं कि सामने कोई तुलना में कहीं पर खड़ा ही नहीं है, तो वह उत्साह तो अपने पीक पर होगा। हर वक्त चुनावी मोड में रहने वाली पार्टी के बड़े बड़े नेता से लेकर कार्यकर्ता तक अभी से 2024 के लिए जमीन पर उतर गए हैं। पहले मंथन और फिर विजय प्लान का समीकरण तैयार कर रहे हैं। तो वहीं पीएम मोदी के यूपी दौरे को देखते हुए भी तैयारियों को धार दिया जा रहा है और उस मकसद को चरितार्थ किया जा रहा है जिससे उत्तर प्रदेश में निकाय की तरह लोकसभा में भी जीत एक तरफा हो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जहां बीजेपी सभी 80 सीटों पर जीत के प्लान पर अभी से जुट गई है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियां अब भी हार पर ही मंथन कर रही हैं। तो देखिए, अखिलेश यादव ने नेता और साथी कार्यकर्ताओं के साथ में बैठक की और साथ ही बीजेपी को घेरने की रणनीति भी तैयार की है। तो वहीं मायावती की अगर बात करें तो आज कार्यकर्ताओं के साथ में मीटिंग होगी और ये मीटिंग काफी ज्यादा अहम मानी जा रही है और 2024 के लिए मायावती रणनीति तैयार करने में जुटी हुई है। वहीं गठबंधन से नफा या फिर नुकसान हुआ, इस पर भी आरएलडी मंथन करेगी और विपक्षी दलों में मंथन के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फेस के लिए प्रियंका गांधी का नाम अभी तक निकलकर सामने आया है। तो माना जा रहा है कि प्रियंका गांधी ही वो चेहरा होंगी जिनको प्रधानमंत्री चेहरे के तौर पर
सर्वप्रथम तो उन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद कहा, बधाई दी और हमारे क्लैपिंग हुई हमारे पूरी टीम के लिए कि बहुत मजबूती से आप लड़े हैं और हमारा आशीर्वाद सदैव आप लोगों के साथ है। बड़ी अच्छी मजबूती से आप लोग लड़ाई लड़ते हैं, हमने देखा किस तरह से आपके साथ 3-5 हुआ है। ये बेईमानी करते हैं। भले ही अखिलेश यादव और जयंत चौधरी ने मिलकर निकाय का चुनाव लड़ा, लेकिन दोनों की जोड़ी इस नगर निगम के चुनाव में कुछ खास नहीं कर पाई और नतीजे सामने आए तो चिंतन मनन के कुछ नहीं बचा। जयंत चौधरी लोकसभा की तैयारी में जुटे, निकाय चुनाव को लेकर दिल्ली में मंथन करेंगे। पदाधिकारियों से सीटों का ब्यौरा मांगा। एसपी समर्थित कितने वोट आरएलडी को मिले ये पूछा गया। यानी गठबंधन से इतनी गदगद हैं कि उन्हें यूपी में निकाय परिणाम से कुछ खास फर्क नहीं पड़ा, लेकिन पार्टी के नरेंद्र मोदी को हराना है, 2024 में बीजेपी को हटाना है, तो विपक्ष को एक बड़ा चेहरा देना पड़ेगा, जिसकी पॉपुलैरिटी हो, जिसकी क्रेडिबिलिटी हो, जिसकी एक्सेप्टेबिलिटी हो। अब मुझे लगता है कि पूरे देश में विपक्ष के पास प्रियंका गांधी से ज्यादा पॉपुलर, एक्सेप्टेबल और क्रेडिबल फेस नहीं है। सभी पार्टियां अपनी अपनी रणनीति के साथ मैदान में है। कोई हार पर मंथन कर रहा है तो कोई नया समीकरण सेट कर रहा है तो कोई प्रधानमंत्री बनने के ख्वाब देख रहा है। लेकिन इन सबके इतर बीजेपी अभी से चुनावी मैदान में उतर चुकी है और आगे का प्लान सेट कर चुकी है। यानी बीजेपी आगे आगे और विपक्ष पीछे पीछे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला आगे भी की कार्रवाई की अब बात करेंगे, जिससे जुड़ा एक बड़ा अपडेट है। हिस्ट्री शीटर के ठिकानों पर कार्रवाई की गई है। विकास सिंह का नाम इसमें शामिल है। विकास सिंह के ठिकानों पर छापा मारा गया है। लखनऊ और अयोध्या में जांच की गई है। एक खालिस्तानी समर्थक को हिरासत में लिया गया है। अमेठी से एनआईए ने हिरासत में लिया है इस शख्स को। एनआईए ने पंजाब और हरियाणा पुलिस के साथ मिलकर ऑपरेशन किया है शुरू, जिसमें गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई खालिस्तानी आर्म्स एंड ड्रग्स कनेक्शन को लेकर कार्रवाई की गई है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ और बागपत में कई ठिकानों पर टीम ने छापा मारा है। तो एनआईए का छापा लगातार आप देख रहे हैं बीते कुछ दिनों से कई राज्यों में चल रहा है। ऋषभ मणि और जानकारी देंगे। ऋषभ मणि, ये बड़ी जानकारी है, हिस्ट्री शीटर के ठिकानों पर कार्रवाई की गई है एनआईए की तरफ से। विकास सिंह का नाम आ रहा है शामिल। जी हाँ, विकास सिंह देवगढ़ मूल रूप से अयोध्या के रहने वाले हैं। लखनऊ में भी इनका एक फ्लैट है, वहां पर कल सुबह एनआईए की टीम पहुंची थी। हालांकि विकास सिंह वहां पर रहते नहीं हैं, उन्होंने किराए पे फ्लैट दे रखा था जो फिलहाल खाली चल रहा था। उनके माँ की एक दिन पहले निधन हुआ था, वो अपने मूल निवास अयोध्या में थे, लिहाजा वहां पर गई थी एनआईए की टीम। विकास सिंह से 2 घंटे तक पूछताछ भी की गई है। लखीमपुर में भी एक युवक से पूछताछ की गई है। सुल्तानपुर जिले के अमेठी में एक युवक से पूछताछ की गई है और विदेशों से उसके खाते में कुछ पैसा आने की जानकारी मिली थी। बागपत में भी पूछताछ हुई है, प्रतापगढ़ में हुई है, बरेली में हुई है। तो उत्तर प्रदेश के करीब 7 से 8 जिले ऐसे शामिल थे जहां पर इस कनेक्शन के मुताल्लिक पूछताछ हुई है। पूरे देश में करीब 300 ठिकानों पर ये पूछताछ हुई है और ये जो आतंकी और गैंगस्टर का गठजोड़ है, जिसमें अवैध हथियार और नशीले पदार्थों की तस्करी शामिल है। ऑलराइट, ऋषभ मणि त्रिपाठी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमें दे रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका ऋषभ मणि त्रिपाठी जानकारी के लिए। और इस समय एक बड़ी खबर प्रयागराज से भी आ रही है, जहां पर अतीक अहमद और अशरफ हत्याकांड के तीनों शूटर्स के खिलाफ एसआईटी जल्द चार्जशीट दाखिल करेगी। एसआईटी केस की जांच कर रही है। दूसरी तरफ अतीक अशरफ हत्याकांड के मास्टरमाइंड का एसआईटी को सुराग नहीं मिल पाया है। एसआईटी अपनी जांच को मास्टरमाइंड की दिशा से आगे बढ़ा नहीं पाई है। खबर इटावा से, जहां पर जोरदार बारिश से मैनपुरी अंडरपास में बड़े पैमाने पर बरसाती पानी भरा हुआ है। ये आप देखिए किस तरह से यहां आवाजाही की जा रही है। यातायात पूरी तरह से ठप हो गया है। दिल्ली से मध्य प्रदेश के बीच जा रही एक प्राइवेट बस 30 यात्रियों के साथ जान मुश्किल में डालते हुए फंस गई इस अंडरपास में। यात्रियों के फंसे होने की जानकारी मिलने के बाद नगर पालिका की टीम मौके पर पहुंची। यात्रियों से भरी हुई बस को बाहर निकाला गया। करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद बस को पानी से बाहर निकाला जा गया। आरोपों के मुताबिक बस ड्राइवर की लापरवाही से बस अंडरपास में फंसी।
से आए और मिंड जा रहे थे जी। रास्ता में पुल के नीचे पानी भरा, फिर क्या गाड़ी रुक गई, निकली नहीं, फिर क्रेन मंगाई गई, उससे खींची गई। तो ड्राइवर ने तो देख लिया होगा पानी भरा है पुल में, तो देखा होगा, सोचा होगा निकल जाएगी, लेकिन नहीं निकली। अच्छा। जब कोशिश पूरी की नहीं निकली तो उसके बाद फिर क्रेन मंगाई, उससे निकाली गई। और ये आपको बताते हैं, प्रधानमंत्री की आदर्श ग्राम योजना को आधुनिक रूप से शुरू करने के लिए समाज कल्याण राज्य मंत्री असीम अरुण ने कन्नौज में एक प्रयोग शुरू किया है। मंत्री ने आदर्श ग्राम योजना में चयनित गांवों को विशेषज्ञों की सलाह को लेकर चमकाने का काम शुरू किया। इसको लेकर मंत्री ने कलेक्ट्रेट सभागार से ट्रेनिंग प्रोग्राम करवाया। जी ने एक आदर्श ग्राम योजना दी है जो कि समाज कल्याण विभाग यानी मेरा विभाग संचालित करता है, उसकी जिम्मेदारी इसको दी गई है। तो कन्नौज में ऐसे 41 गांव हैं जहां ये योजना चल रही है। तो इसको हमने एक प्रयोग के रूप में, प्रयोगशाला के रूप में लिया है और अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम, इसको शॉर्ट में अनुगम बोलते हैं हम, उसके अधिकारीगण आए और उन्होंने यहाँ पे आके सभी 41 प्रधान बहनों भाइयों को प्रशिक्षित किया, संबंधित अधिकारियों को प्रशिक्षित किया। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, जल्द लौट रहे हैं।